हरिओम। विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के संचार मंच से मैं पंकज सिन्हा दर्शक वृंद एवं श्रोता बंधु भगनी का अभिवादन करता हूं। आपका स्वागत करता हूं संचार सामाजिक संवाद मंच पर। आज अभी संवाद होगा वर्तमान परिस्थितियों पर, संवाद होगा शिक्षा पर। बंधुवर, विश्व आज कोविड-19 महामारी से पीड़ित है। हमारा प्यारा भारत भी कोविड-19 से संघर्ष कर रहा है। सभी घरों में कैद हैं। शिशु, बाल, युवा, वृद्ध, सभी के सभी कोरोना वायरस के बचाव में ही बचाव की नीति का पालन करते जा रहे हैं। हमारा विद्यार्थी समाज भी घरों में कैद है। कैद है विद्यार्थियों की मानसिकता, उनकी संवेदनशीलता और उनकी रचनात्मकता भी कैद है। बंधुवर, क्योंकि शिक्षा से ही विद्यार्थी मानव जीवन, मानवता का संस्कार ग्रहण करता है। वर्तमान संकट परिस्थिति में शिक्षा और शैक्षिक विचार पर संवाद अति आवश्यक हो गया है। हमारा सौभाग्य है कि हम संवाद यात्रा में जिनका मैं परिचय कराने जा रहा हूं, वे भारत सरकार के स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पदाधिकारी तो हैं ही, पर वे एक प्रख्यात एवं प्रत्यक्ष अनुभवी शिक्षाविद भी हैं। जिनका परिचय मैं कराने जा रहा हूं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा आगरा सरस्वती विद्या मंदिर में प्राप्त हुआ। हम गर्वित हैं कि आप विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। आपका अभिनंदन करता हूं। आप वाणिज्य स्नातकोत्तर तो हैं ही, साथ ही साथ अन्य 3 विषयों में भी स्नातकोत्तर हैं। आपने वकालत भी की शिक्षा भी ग्रहण किया है और भी अनेक क्षेत्रों की शिक्षा से आप सुशोभित हैं। आपका मैं नमन करता हूं। आदरणीय श्री अवनीश भटनागर जी, आपका विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र मंच पर अभिवादन करता हूं। आदरणीय अवनीश जी, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय मंत्री हैं। शिक्षा भारती विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र के आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं। आपका परिचय विशाल है। आपका अनुभव जन्य ज्ञान समुद्र मंथन का अमृत है। श्रोतावृंद, आप संदेश के द्वारा वार्ता, उनके विचार सुनते हुए आप अपने चैट के द्वारा आपके मन में जो प्रश्न उभरते होंगे, वे हमें एसएमएस चैट के द्वारा भेजते रहेंगे। मैं उसको लिखूंगा और अंत में मैं आदरणीय अवनीश जी से आग्रह करूंगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर का समाधान वे अवश्य ही करेंगे। मान्यवर श्री अवनीश जी भटनागर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वर्तमान संकट और शैक्षिक विचार पर प्रकाश डालते हुए हम सभी का अनुग्रहित करें। माननीय श्री अवनीश भटनागर जी।
बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आपने इतना भव्य परिचय करा दिया जो किसी भी वक्ता को नर्वस करने के लिए पर्याप्त होता है। श्रोताओं को भी लगने लगा होगा कि जिसका परिचय इतना जोरदार है, इतने सारी बातें जोड़ दी आपने, तो उससे स्वाभाविक है श्रोताओं की अपेक्षा बढ़ गई होगी। उनको लग रहा होगा कि अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही नई नई बातें सामने आने वाली हैं। और जब परिचय इतना लंबा है तो भाषण कितना लंबा होगा, ये भी एक कारण हो सकता है उसमें। तो मेरा निवेदन यह है कि आज की वर्तमान परिस्थितियां और हम सब जो श्रोता वृंद, इस शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ता, शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के बीच में मुझे लगता है कि हमारे लिए विचारणीय जो बातें हैं, मैं उनका केवल एक प्रकार से आपको पुनर्स्मरण ही कराऊंगा। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि यह बातें पहली बार मैं सोच रहा हूं और आप सब लोगों ने अभी तक नहीं सोचा होगा। आप सब लोग इन विषयों पर चूंकि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे संकट को चलते हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके ध्यान में कुछ न कुछ इसके बारे में चिंतन हुआ होगा और अनेक बातें हम सबको ध्यान में आ गई होंगी। मैं इस संकट और इस शिक्षा क्षेत्र की चिंता, इन दोनों के बारे में कुछ अपने मन की बातें आपसे साझा करने का केवल प्रयास कर रहा हूं। संकट क्या है, इसकी व्याख्या बहुत करने की आवश्यकता नहीं। परिस्थिति विषम है। हम इसके बारे में यह भी नहीं कह सकते कि कब समाप्त होगी। कोई वैक्सीन बन जाएगा तब फिर वो देश के सभी लोगों को लगा दिया जाएगा, उसके बाद ये महामारी नियंत्रण में आ जाएगी। यदि हम ऐसा मानकर चलें तो पता नहीं, यह वह समय है जिसके लिए कोई भी भविष्यवाणी करना आज की स्थिति में किसी के लिए भी संभव नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का भी 12 मई को जो उद्बोधन हुआ था, उसमें उन्होंने शुरुआत में ही एक वाक्य कहा था, लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये लंबी चलेगी का अर्थ स्वाभाविक है कि इसके बारे में कोई भी पक्की खबर ये अपने पास नहीं है कि ये समाप्त कब होगी। और इसलिए अब न तो हमारे लिए ये जो हमलावर है, आक्रामक है हमारे ऊपर, न तो ये अपरिचित रह गया है, हमें नहीं मालूम कि क्या हो जाएगा। अभी इतना प्रचार सारे माध्यमों से हमको मिल चुका है कि हमें मालूम है कि ये सब क्या है, संकट कैसे आया है, इसकी रोकथाम का क्या उपाय किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए इसमें कुछ मार्ग खोजना यह आवश्यक हो गया है। यह भी अपने लिए एक विचार करने वाली बात है। हम शिक्षा के क्षेत्र के एक प्रकार से प्रमुख लोग हैं। अपने यहाँ एक सुभाषित कहा जाता है, महाजनो येन गतः स पंथा। जिस मार्ग पर महाजन, महापुरुष चलते हों, उसको पालन करना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र के महाजन हम सब हैं जो इस पर टीम पर इस समय जुड़े हुए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। हम जैसा करेंगे समाज हमें देखकर वैसा ही करने वाला है। और शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में काम करते हुए अपने लिए जो अनुभव आते हैं, उन सब में अनेक बातों का हम चिंतन चर्चा करते हैं। तो सामान्यतः जो कहा जाता है कि शिक्षा और जीवन, इन दोनों की गति एक ही ओर चलती है। शिक्षा जीवन की दृष्टि विकसित करने के काम में आती है। जीवन की गति, जीवन के साथ कैसे आगे बढ़ना, तो जीवन के साथ हमारा संबंध, संपर्क, और जगत के साथ हमारा संपर्क और संबंध। जीव और जगत यदि दोनों के साथ हमको जुड़ने की आवश्यकता है, तो स्वाभाविक रूप से हम इस जगत के विषय में, जैसे हम कहते हैं पंच महाभूतात्मक हमारा जगत है, इस जगत के बारे में और कैसे जीवन चलना चाहिए, कैसे जिए इस जगत में रहते हुए, इनके बारे में सिखाने का कार्य करने वाली ये हमारी शिक्षा का क्षेत्र है। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अपने को सब दिशाओं पर विचार करना चाहिए। किन के लिए विचार करें, मैं पूरी बात क्या विचार करें, तो स्वाभाविक रूप से किसके लिए सोचना है, किसके लिए विचार करना है, जब हम इस पर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें अपने इस शिक्षा के क्षेत्र के सभी जुड़े हुए लोग, अंग्रेजी में शब्द स्टेक होल्डर्स,
सभी के बारे में अपने को विचार करने का अवसर मिलता है। मुझे स्मरण आता है आचार्य चाणक्य ने अपने जो ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, उसमें अनेक विषयों में से दंड नीति में एक सूत्र दिया। श्लोक है, यदि किसी को पुरस्कृत करना हो, पुरस्कार देना हो तो, और किसी को दंड देना हो तो, राजनीति का सूत्र है, चार को समान भागीदार मानना चाहिए। मैं श्लोक बोलता हूं, उसमें से अपने काम की बात जो है उसको मैं जोड़ूंगा। श्लोक है, कर्ता कारयिता चैव प्रेरको अनुमोदकः। ये चार श्रेणी, चार कैटेगरी के लोग हैं। कर्ता यानी करने वाला, कारयिता अर्थात कराने वाला, प्रेरको प्रेरणा देने वाला, अनुमोदकः उसका अनुमोदन करने वाला। ये चार श्रेणी हैं जिनके साथ जुड़कर कोई भी कार्य की पूर्ति होती, काम पूरा हो पाता है। और इन चारों में उन्होंने अगली पंक्ति श्लोक की भी जो कही वह तो दंड नीति से संबंधित है। सुकृते दुष्कृते चैव चत्वार समभागिनः। सुकृत्य हो, अच्छा कार्य हो, दुष्कृत्य कोई गलत काम हो, अपराध हो, चत्वार समभागिनः चारों का समान भाग मानना चाहिए। अब उस संदर्भ में कहें तो मान लीजिए चोरी के अपराध में दंडित करना है तो किसको करना? कर्ता यानी जिसने चोरी की, कारयिता जिसने योजना बना कर दी, प्रेरक यानी जिसने प्रेरणा दी चोरी करने की, रेकी करके बताई आज की भाषा में कहें तो, और अनुमोदक माने जिसने चोरी का सामान खरीदा, मार्केट में खपा दिया। इन चारों को बराबर सजा दी जानी चाहिए, बराबर दंड के भागी। हम सुकृत्य की बात करें ये तो दुष्कृत्य हो गया। अच्छे काम शिक्षा की बात करें तो हमारे लिए भी चार श्रेणी है जिनके बारे में शिक्षा का विचार सब मिलाकर अपने को करना है। कर्ता तो शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी, कारयिता शिक्षा प्रदान करने वाले हमारे आचार्य बंधु और बहनें शिक्षक, प्रेरकों यह जो एक टीम इस समय जो मेरी बात सुन रहे हैं ये सब प्रेरक ही हैं। विद्यालय का मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय के हमारे प्रधानाचार्य प्राचार्य बंधु, हमारे विद्यालय में जाने वाले विद्या भारती के कार्यकर्ता अथवा शिक्षा क्षेत्र के अन्य लोग, हम शायद प्रत्यक्ष टीचिंग नहीं करते, हम प्रेरणा देने का ही काम करते हैं। तो ये प्रेरक। और चौथी श्रेणी अनुमोदक, हमने जो बताया उसकी पुष्टि करने वाले लोग। वे कौन? आप विद्यालय में कितना भी अच्छे से अच्छी बात बताइए, यदि परिवार में उसके विपरीत वातावरण मिलेगा तो बच्चा हमारी बात को सीखेगा नहीं, मानेगा नहीं। इसलिए चौथी श्रेणी जो बहुत महत्व की है वह है हमारे अभिभावकों की, हमारे गार्जियंस, पेरेंट्स, क्योंकि उनके बिना हमारी बात का अनुमोदन नहीं होगा, उसको वो पुष्टि नहीं करने वाले। तो बारी बारी से जरा इन चारों श्रेणियों के बारे में अपने को क्या विचार करना चाहिए। वर्तमान जो परिस्थिति है कोविड-19 की, इसमें चारों श्रेणियों में कुछ विचार शॉर्ट टर्म होंगे, अल्पकालिक। अभी की परिस्थिति कुछ स्थानों पर शुरू भी हो गया, उसके लिए अल्पकालीन उपाय। देश के बड़े भाग में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। इन ऑनलाइन क्लासेस में आपने सामग्री कहीं से लेकर या स्वयं तैयार करके कोई वीडियो, कोई पीपीटी, कोई पीडीएफ, कोई अन्य प्रकार के साधन और अन्य प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर आपने इसकी व्यवस्था खड़ी कर दी। यह आपकी तात्कालिक व्यवस्था है। इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत योजना करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी थी। जहां भी आपको लगा आपने इस व्यवस्था को खड़ा कर लिया, परंतु यह तात्कालिक व्यवस्था है। जब मैंने बात के प्रारंभ में कहा, और आप सब लोगों को भी मालूम है कि कब तक ये चलेगा आपको नहीं मालूम। और एक बार मान लीजिए इसका प्रभाव कुछ कम भी हो जाए, जैसे चीन में हो गया, लेकिन चीन में फिर से शुरुआत हो गई, दोबारा से पेशेंट्स निकलने शुरू हो गए। तो ये कब तक चलेगा और दोबारा नहीं लौटेगा, या इसके जैसा इससे पहले भी हमने डेंगू, चिकनगुनिया, सार्स, इबोला अनेक ऐसे सुने हैं। भारत में उनका प्रभाव कुछ कम या ज्यादा हुआ होगा, अन्य देशों में रहा होगा। ऐसी पेंडेमिक्स, ऐसी महामारियां ये समाज में आती हैं, और इतना ही नहीं तो बाकी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच से कुछ अल्पकालिक लेकिन कुछ दीर्घकालिक विषयों को भी अपने को सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें अपने को योजना करने की आवश्यकता है।
पहले में विद्यार्थियों के लिए हमारी योजना क्या हो सकती है, जरा उस पर विचार करें। हमारे लिए एक बड़ी सुविधा की स्थिति यह बन गई है कि आज हम भी, हमारे शिक्षक बंधु भी घर में हैं और हमारे विद्यार्थी भी घर में, विद्यालय अभी नहीं लग रहे और आगे संभावना भी नहीं है अगले 1-2 महीने कि आप विद्यालय चला सकें। विद्यालय खोलने की अगर अनुमति सरकार ने दे भी दी, पूर्वोत्तर में यह स्थिति बहुत अच्छी अपेक्षाकृत, परंतु शायद अभी इस प्रकार की अनुमति मिलने में समय लगेगा, और अनुमति मिल भी गई तो भी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, एक कक्षा में इतने से ज्यादा विद्यार्थी नहीं बैठाने होंगे, ऐसे कुछ ना कुछ हमको निर्देश सरकारों की ओर से प्राप्त होंगे। और यदि नहीं होते तो भी हमारी अपनी समझ तो ये कहती है कि अपने को सुरक्षा के उपाय करने ही होंगे। ऐसी परिस्थिति में सारा व्यवस्थित चलेगा विद्यालय हमारा जैसे पहले चलता था मार्च के पहले तक, वैसी संभावना भी नहीं है। ऐसे में हमारे लिए मार्ग क्या हो सकता है, सारी सुरक्षा की चीजों का पालन करते हुए हमको क्या करना। इसलिए कुछ नई बातें सोचना और कुछ इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ चीजों को अपने काम में जोड़ने का प्रयास करना। मैं कुछ ऐसे विषय जिनको इस समय शिक्षा क्षेत्र में, विशेषकर जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जिनका उल्लेख हुआ है, और इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एनसीईआरटी, जो कि आज न तो कल पूरे देश में सारी ये चीजें लागू होने वाली हैं, उनके संबंध में भी कुछ बातों को बीच में यह समावेश करने का प्रयास करूंगा। 2-3 नई बातों से शुरुआत करता हूं। आर्ट इंटीग्रेशन और कल्चर इंटीग्रेशन इन एजुकेशन इन कुरिकुलम, ये आज एनसीईआरटी द्वारा नई शिक्षा नीति में लाया गया एक बड़ा विषय है। दोनों ने, सीबीएसई ने भी इसको लेकर इस वर्ष से अनिवार्य किया जाएगा सभी कक्षाओं के लिए, ऐसा उनका निर्देश भी आ गया है। हो सकता है इसी सत्र में, नहीं तो आगामी सत्र में अपने लिए तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। हमारे लिए कोई नई विषय नहीं। आर्ट इंटीग्रेशन, कलाओं के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति की शिक्षा के माध्यम से क्लासरूम टीचिंग में हमारी संस्कृति का वर्णन, संस्कृति का प्रसंग कैसे जुड़े, इसको लेकर अपने को योजना करने की आवश्यकता पड़ेगी। बालक में शिक्षा के माध्यम से संस्कृति बोध हो, कला का बोध हो, राष्ट्र का बोध हो, ये सब करना हमारे लिए आवश्यक तत्व है। इसके लिए योजना करने का समय जो शायद रेगुलर कक्षाओं में नहीं मिलता था, विद्यालय ठीक चल रहे होते थे उस समय नहीं मिलता था, आज अपने पास पर्याप्त समय है जिसमें हम इस काम को ठीक तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही एक विषय यह है जिसे इंटीग्रेटेड कुरिकुलम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी कुरिकुलम, ऐसे शब्द दिए गए हैं। बहुविषयक या अंतर विषयक दृष्टिकोण का अपने को उपयोग करना चाहिए। नियमित चल रही कक्षाओं में शायद इसके लिए योजना बनाना, लेसन प्लान तैयार करना हमारे आचार्यों के लिए भी संभव नहीं था, हम भी शायद उस पर विचार नहीं कर सकते थे। मैं एक उदाहरण में बात कहता हूं अपनी। मान लीजिए किसी कक्षा में किसी भाषा, आपके यहां चलने वाली असमिया भाषा हो सकती है, हो सकता है बंगला हो सकता है अंग्रेजी हो, हिंदी हो, किसी भाषा में किसी एक कक्षा में मान लीजिए नदी के ऊपर कोई एक पाठ है, चांदनी रात में नौका विहार। मैं कल्पना से कह रहा हूं, कौन सी क्लास में होगा मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं सीधे कक्षा से जुड़ा हुआ नहीं हूं। ऐसे एक पाठ में आप नदी का वर्णन करते हैं, भाषा कोई भी हो, उसमें नदी को लेकर कोई एक लेख लिखाया जाता है, कोई कथा सुनाई जाती है, कुछ चर्चा कराई जाती है। नदी के हिंदी में तो अन्य भाषाओं में भी होता है, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स बताए जाते हैं, उसके बहुत सारे प्रकार बताए जाते हैं। ये भाषा का विषय और भाषा के शिक्षक उसको उस ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। परंतु जरा विचार करें, क्या यही नदी अन्य विषयों के साथ नहीं जुड़ती है? जैसे यह नदी कहां से उसका उद्गम स्थल है और कहां पर जाकर यह समुद्र अथवा किसी अन्य नदी में मिल जाती है, यह उसका भूगोल का पार्ट नहीं है क्या? उस नदी के किनारे कौन सी मुख्य संस्कृतियां पनपी, कौन से मुख्य राजाओं ने राज्य किया, कौन से युद्ध लड़े गए, क्या यह संस्कृति ज्ञान का विषय, क्या यह हिस्ट्री, इतिहास का विषय नहीं है? कौन से राजाओं के राज्य थे, राजधानियां थी? क्योंकि हमारे अधिकांश नगर वह नदियों के किनारे ही बसाए गए हैं, नदी के जल की आवश्यकता के कारण से। क्या यही नदी अन्य विषयों के साथ नहीं जुड़ती? उस नदी में जल में प्रदूषण की समस्या है,
उसमें कौन से रसायन हैं जो उसको प्रदूषित करते हैं, क्या ये केमिस्ट्री का विषय नहीं है? उस पर चलने वाली जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये क्या इकोनॉमिक्स का विषय नहीं है? उसके माध्यम से जो उस पर डैम बनाया गया, उस डैम से कितने एरिया में, जो कमांड एरिया कहलाता है, जिसमें इरिगेशन की सुविधा, हम सिंचाई की सुविधा दे पा रहे हैं, क्या यह उसके लिए एग्रीकल्चर का, कृषि का और इकोनॉमिक्स का विषय नहीं है? उससे उस पर चलने वाले जो जल विद्युत के संयंत्र हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, वह क्या इंजीनियरिंग का विषय नहीं, फिजिक्स का विषय नहीं है? उस पर जितने प्रकार के हमने ये प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, वह सारा एक व्यापक अध्ययन का विषय नहीं है? नदी पानी के विभिन्न राज्यों के बीच में बंटवारे को लेकर या विभिन्न देशों के बीच में बंटवारे को लेकर जो नीति है, वह क्या पॉलिटिकल साइंस का या लॉ का विषय नहीं है? उस पर होने वाले विवादों के निपटान के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, वह विषय नहीं है क्या? क्या उस नदी में रहने वाले वनस्पति और नदी में रहने वाले जल जंतु, ये क्रमशः बॉटनी और जूलॉजी के विषय नहीं है? क्या इस पर केवल कोई कविता, कोई लेख, कोई निबंध, कोई इस प्रकार का लेखन कराना ये संभव नहीं है क्या? मैं इस लिस्ट को अभी और लंबा चला सकता हूं। मैंने कुछ प्रमुख विषयों के साथ इसको जोड़ा। कल्पना करें तो कोई एक विषय, एक पाठ, ये कितने सारे विषयों के साथ जुड़ सकता है। हम जब कक्ष में चला रहे थे, विद्यालय अपना पूरा चला रहे थे, तब विभिन्न आचार्य बंधुओं के, बहनों के बीच में हम इसका तालमेल नहीं कर सकते थे। हिंदी वाले हिंदी, असमिया वाले असमिया, बंगला वाले बंगला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी वाले अपना अपना विषय पढ़ाते हैं। परंतु क्या आज की कोविड-19 की लॉकडाउन की अवधि में हम इस प्रकार की, जैसे आज हम मिल रहे हैं, ऐसे अपने अपने विद्यालयों में या छोटी यूनिट्स तैयार करके, एक नगर की यूनिट तैयार करके, क्या एक स्तर के विद्यार्थियों के सिलेबस में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विषयों का समायोजन करते हो? क्योंकि अभी आपका टाइम टेबल ये नहीं चलना है कि आपको इतनी तारीख तक ये कोर्स पूरा करना है, फलाना फलाना चैप्टर करना है। आप एक एक विषय को, आज विद्यार्थी को यह लगता है कि वह कविता वाली नदी दूसरी है और केमिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है वो नदी का पानी कोई दूसरा होता होगा। आज हम कहते हैं कि शिक्षा समग्र होनी चाहिए, तो ये समग्रता में विचार करने के लिए, जिसके लिए शिक्षा क्षेत्र ने नाम दिया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, हम इस बहुविषय क्या अंतर विषयक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए बालकों के समझने के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। उनको हम ज्यादा व्यापक तरीके से विषय को समझा सकते हैं, कैसे वे हमारी बात को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और कितना व्यापक दृष्टि सोच सकते हैं। हो सकता है कि हमने जितने विषयों में उसको जोड़ने का प्रयास किया, और यह एक उदाहरण है, आप ऐसे हर विषय को लेकर, क्या चंद्रमा को लेकर यह बात नहीं हो सकती जो नदी को लेकर मैंने कही है? म्यूजिक, कोई भी वाद्य यंत्र जो नाद उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, वो क्या फिजिक्स में आप साउंड में नहीं पढ़ाते हैं? तो आप कहेंगे साहब फिजिक्स और म्यूजिक का तो कोई संबंध नहीं, लेकिन फिजिक्स क्या म्यूजिक के बिना, या म्यूजिक क्या फिजिक्स के बिना हो पा रहा है? इसलिए विभिन्न विषयों के बीच में केवल अपनी थोड़ी कल्पना दृष्टि लगाने की आवश्यकता है हमारे आचार्य जी लोगों को। इसमें से अनेक विषयों को इस प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे ही एक छोटी बात, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव आधारित शिक्षण, क्रिया आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अपने यहां तो बहुत जमाने से कहा जाता है, कोठारी कमीशन से ही शब्द शुरू हो गया था, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड, बाल केंद्रित क्रिया आधारित शिक्षण की अपनी रचना होनी चाहिए, वही सर्वाधिक प्रभावी होता है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सीखने के जो हमें तरीके बताए जाते हैं सामान्यतः अपने बीएड वगैरह के कोर्स में, तो क्या बताते हैं, बालक 4 में से किसी एक प्रकार या एक से अधिक प्रकार से सीखता है। कुछ बच्चों के सीखने की क्षमता ऑडिटरी होती है, सुनते हैं सीख जाते हैं। सामान्यतः हम सब लोग भी गीत कैसे सीखते हैं, सुनते हैं और सीख जाते हैं। आप फिल्म देखने जाते हैं, बाद में निकलते हैं तो एक गाना गुनगुनाते हुए निकलते हैं, उसके शब्द आपको याद हो ना हो, लेकिन धुन आपको याद हो जाती है, आप सुनकर सीखते हैं, ऑडिटरी लर्निंग है। कुछ लोग, कुछ बच्चे, और हम में से भी कुछ लोग, यानी सीखे तो हम लोग भी आज भी सीख रहे हैं और बचपन में भी सीखे, हम में से अनेक लोग ऑडिटरी के बजाय विजुअल सीखते, देखते हैं तो सीख जाते हैं, सुनकर नहीं सीख सकते।
ऑडिटरी और विजुअल ये दोनों यदि साथ में हो जाए, ऑडियो विजुअल जिसको कहा जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस समय जो चल रहा है वो ऑडियो विजुअल है, मैं बोल भी रहा हूं और शायद मेरी शक्ल भी आप देख पा रहे हैं। ये ऑडियो विजुअल हमारी दो ज्ञानेंद्रियां, आंख और कान दोनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सीखने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक तीसरा सीखने का प्रकार बताया जाता है जिसको कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग। हम में से बहुत लोग कोई बात लिखते हैं तो सीख जाते हैं, बिना लिखे भूल जाते हैं। अधिकांश बंधु किसी बैठक में जाते हैं, किसी लेक्चर में जाते हैं तो डायरी पेन साथ में रहता है, तुरंत तुरंत नोट करते हैं, क्योंकि बाद में उसको रिवाइज किया जा सकता है या आप उसको सुन सकते हैं, दोबारा दोहरा सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग का काम भी आप बता सकते हैं। मैं जब विद्यार्थी था तो हमारे एक आचार्य जी एक बड़ी जोरदार बात कहा करते थे। बोर्ड एग्जामिनेशन था तो कुछ विद्यार्थी याद कर लेते थे, कुछ विद्यार्थी लिख लिख कर करते थे। तो वो कहते थे, जो पढ़कर जाता है वो पढ़कर आता है। एग्जामिनेशन हॉल से पढ़कर आता है माने कि वो जो कुछ उसने घर में पढ़ा है वो वहां जाता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ता है और आता है। उसको उस समय प्रश्नों के उत्तर याद नहीं आते। और जो लिख कर जाता है वो लिख कर आता है, तो लिखकर जिसने स्मरण किया हुआ है उसे पक्का याद रहता है, और वो परीक्षा की कॉपी में आंसर शीट में लिख कर भी आता है। अब यहां पर ये जो रीडिंग राइटिंग, इसका अपना एक महत्व है। आप कोई ऑनलाइन कक्षाएं चलाते हैं तो उसमें ऑडियो विजुअल तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप यह भी दे रहे हैं, आप रीडिंग राइटिंग भी करा सकते हैं। लेकिन एक जो चौथी पद्धति सीखने की कही जाती है, काइनेस्थेटिक लर्निंग, गतिविधि आधारित। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी अच्छा भाषण दें और कितना भी अच्छा लिखवा दें, इसके बावजूद भी जिस काम को वो करके नहीं सीख पाते उसको वो नहीं सीख पाते। ये जो करके सीखने की, लर्निंग बाय डूइंग की जो पद्धति है, काइनेस्थेटिक है, गतिविधि आधारित है, इसके बिना काम नहीं चल पाता। इसलिए हमें सबके लिए वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनी होगी। ऑनलाइन कक्षाएं चलाएंगे तो, और भविष्य में जो परिस्थितियां बनेंगी उनके अनुसार भी हम विचार करेंगे तो भी अपने को एक्सपीरियंशियल लर्निंग की आवश्यकता पड़ेगी। मैं जरा इस बात को शिक्षा का जो भारतीय दर्शन और भारतीय मनोविज्ञान है उसके साथ जोड़ूं तो अपने को दो बातें ध्यान में आती हैं। अपने यहां कहा जाता है बहिःकरण और अंतःकरण ये शिक्षा के, ज्ञानार्जन के दो कारण हैं। हम बहुत सारी बातें उन करणों, करण यानी मीन्स, साधन, फैक्टर्स, तो अपने यहां मैं उसमें बहुत व्याख्या भी यहां नहीं कर रहा हूं समय की सीमा में। इसलिए हमारे जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमें सीखने में सहायता करते हैं। इनमें से 5 ज्ञानेंद्रियों की जहां चर्चा हो रही है, अभी जैसा मैंने कहा कि आपकी आंख और कान दोनों सक्रिय हो जाते हैं तो आप सीखते हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अंतःकरण के बारे में कहा गया कि 4 अंतःकरण के 4 भाग हैं, 4 को मिलाकर अंतःकरण कहलाता है। तो ये जो अंतःकरण है इनमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसे 4 तत्व कहे गए हैं। मैं अभी इन दो की बाद वालों की, चित्त और अहंकार की व्याख्या यहां नहीं कर रहा हूं। मैं मन और बुद्धि की आवश्यकता पर अपना आपका ध्यान ला रहा हूं। कोई भी बात को सीखने के लिए हमारे पास साधन हमारे मन के माध्यम से होता है। ज्ञानेंद्रियां जो सूचनाएं संग्रह करती हैं वे मन रूपी स्क्रीन पर, उदाहरण में मैं कहता हूं कि आपके घर के छत पर डिश एंटीना लगा हुआ है, वो बहुत सारे चैनल कैच करता होगा, परंतु आप उन चैनल पर भेजी जा रही, रिले की जा रही सामग्री को देख तब पाते हैं जबकि आपके सामने कोई टीवी की स्क्रीन होती है। यदि स्क्रीन नहीं है तो आपका डिश एंटीना कितना भी चैनल कैच कर रहा हो, आप उसे देख नहीं सकते। यह स्क्रीन मन है। इस मन रूपी स्क्रीन पर सारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारी डिस्प्ले होती रहती है। आंखों से सुनकर, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, त्वचा से स्पर्श करके, नाक से सूंघ कर और जीभ से रसास्वादन करके जो भी हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है इन 5 ज्ञानेंद्रियों से, वह मन रूपी स्क्रीन पर अपनी जानकारी को डिस्प्ले कर रहा है। मन का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो,
मन के बिना सीखने की प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि सामान्य तौर पर कहा जाता है कि मन लगता है तो हम कोई बात सीख जाते हैं, मन नहीं लगता है तो नहीं सीख पाते। और इसलिए इस मन की इन्वॉल्वमेंट, मन को जोड़ने वाली शिक्षा ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। गतिविधि कौन सी? जिसमें मन रम जाए, जिसमें मन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। कोई भी नीरस काम, कोई भी ऐसा कार्य जो कि आप करा तो रहे हैं लेकिन विद्यार्थी का मन उसमें नहीं जुड़ पा रहा है, तो वह किसी भी कार्य में नहीं लग पाएगा। इसलिए मन रूपी इस स्क्रीन को साफ रखना, मन रूपी स्क्रीन को इन्वॉल्व करना। परंतु एक बात और जुड़ जाती है, यह मन बहुत चंचल है, मन स्थिर नहीं रहता। मन का काम भी ये स्क्रीन पर डिस्प्ले ही करना है। मन रूपी इस स्क्रीन पर आने वाले चित्रों में कई बार हलचल भी रहती, क्योंकि दूसरी भी तरंगें इसके साथ में आती रहती हैं। तेज हवा चल रही हो, तूफान आ गया हो, तो आपकी टीवी ठीक पिक्चर कैच नहीं करता, ऑडियो कभी बिगड़ जाती, कभी वीडियो बिगड़ जाती है। कारण यह है कि मन की तरंगें दूसरी वाली जो हैं वे आपको अपनी स्क्रीन को स्थिर नहीं रखने दे रही हैं। इसलिए अपने को दूसरी बात पर विचार करना। मन को जितनी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है पांचों ज्ञानेंद्रियों से, यह मन विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करता है, छवियां निर्मित करता है, इमेजेस बनाता है, विभिन्न प्रकार की बातों पर विचार करता है, परंतु जो बुद्धि है वह इस पर नियंत्रण करती है। बुद्धि का काम संकल्प विकल्प नहीं है, बुद्धि का काम निश्चयात्मक है, निर्णयात्मक है। बुद्धि सभी बातों पर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सामान्यतः जिसके लिए शब्द है विवेक, इस विवेक का प्रयोग करते हुए बुद्धि हमको बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि का विकास करना यह वास्तव में शिक्षा का मूल कार्य है। मन का विकास करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मन का विकास करना माने मन की उदारता देना। अभी एक मुझको घटना सुनने में आई, अभी लॉकडाउन चल रहा है, घरों में सामान जब जब बाजार खुलता तब मिल पाता है। एक बालक 8-10 वर्ष का अपनी माताजी के साथ किसी स्टोर में गया, शॉप में, और दुकान में जाकर उसने घुसते ही कहा, जो दुकानदार सज्जन थे उनसे, अंकल कुरकुरे के जितने पैकेट, वेफर्स के जितने पैकेट, जितने बिस्किट के पैकेट है आपके पास वो मेरे इस बैग में रख दो, कोल्ड ड्रिंक की जितनी बोतल है वो इसमें रख दो, और बता दो मम्मी कितने पैसे देने हैं। अब आप सोचिए, यह वित्तीय व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, उनकी माताजी के पास बच्चे के पैसे हैं देने के लिए, वे दे रहे हैं, प्रसन्नता की बात है। परंतु जरा यह भी तो विचार करने की बात है कि यह मन की दृष्टि से यह ठीक है क्या? आप पहले आ गए और आप सारे वेफर, सारे कुरकुरे, सारे कोल्ड ड्रिंक आप ले जाओगे, तो बाद में जो लोग आएंगे उनका क्या दोष है, क्योंकि वो बाद में पहुंच पाए। मुझे जितनी आवश्यकता है मैं उतना ले लूं और बाद के लिए आवश्यकता अनुसार बाकी लोगों के लिए छोड़ूं, यह यदि विचार नहीं आया तो फिर नहीं हो सकेगा। शिक्षा का काम जब जीवन के प्रति दृष्टि विकसित करने का है तो केवल कोर्स वर्क से नहीं चलता। जीवन की शिक्षा यह है कि उसके मन में उदारता भी आनी चाहिए। इस समय घरों में जो अनेक परिवारों में काम में सहायता करने वाले, कोई साफ सफाई करने वाले, कोई भोजन पकाने वाले या अन्य प्रकार का काम करने वाले लोग आते थे, इस कोविड के प्रभाव से शायद उनका आना जाना बंद हुआ है। कम से कम मैं उत्तर भारत में और महानगरों में तो देख ही रहा हूं, नहीं आती। परिवारों में जो चर्चा बच्चों को सुनने को मिलती है वह क्या है? मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, एमबीए करेगा, अमुक तमुक ये होगा। कैरियर तो उनको बचपन से बताया जाता है, परंतु श्रम के प्रति निष्ठा का भाव, जो कोई काम कर रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुमको यह काम करना पड़ेगा, माने जो श्रम से किए जाने वाले, हाथ पैरों से किए जाने वाले काम हैं, वे बहुत शर्म के विषय होते हैं, वे बहुत ही अपमान के विषय हैं। ऐसा मन में जो एक भाव हमारे यहाँ बैठा दिया जाता है, यह अपने आप में बहुत चिंता की बात है। इस कोविड का एक जो समय चल रहा है उसके माध्यम से अपने को यह भी ध्यान में आना चाहिए कि यह हमें श्रम के प्रति निष्ठा सिखाने का भी एक अच्छा अवसर है। हम कम से कम अपने विद्यार्थियों को यह बता सकते हैं।
मन और बुद्धि का विकास करने के लिए कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कार्यक्रम, आप असाइनमेंट दे सकते हैं। इस समय होमवर्क देकर, ऑनलाइन क्लासेस में आप होमवर्क देकर और उनको अगले दिन चेक कर पाए, इसके लिए आपके पास एक पूरा तकनीक की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आप भी बता सकें और अगले दिन उधर से भी आ सके। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है, तो आप असाइनमेंट दे सकते हैं। घर में रहते हुए, घर में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते हुए वे कैसे नई चीजें सीख सकते हैं, कर सकते हैं। सामान्यतः उसके लिए शब्द प्रचलित है प्रोजेक्ट सिस्टम। अब यहाँ प्रोजेक्ट माने वह नहीं कि केवल जाकर उसने मार्केट से खरीद लिया और लाकर दिखा दिया मार्क्स लेने के लिए, वह नहीं। वह घर में रहकर भी कुछ प्रयोग करते हुए, मैं बहुत छोटे छोटे 2-3 प्रयोग आपके सामने कहता हूं, समय की सीमा है। घर में आज क्या पकाया माने और उसमें कौन कौन से चीजें डाली, तो आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि अपनी कॉपी में उनको नोट कर लीजिए। एक प्रकार हो सकता है ये भी। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए आज आपने एरिया निकालना, मैथमेटिक्स में बच्चों को एरिया कैलकुलेट करना सिखाया, आपने फॉर्मूला बता दिया। जनरली जब क्लास चलती है तब हमारे शिक्षक क्या करते हैं, बच्चे को फॉर्मूला बताया, 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया और बाकी को होमवर्क में दे दिया, घर से करके लाना। आज आपके पास ये सुविधा नहीं है, लेकिन आपको अपने विषय को और ज्यादा व्यापक बनाने का एक मौका मिल गया। आपने आज उसको रेक्टेंगल का, यदि इस प्रकार से कोई बात आपने बताई है, तो आप जरा विचार कीजिए कि क्या आप बच्चों को अपने घर में जो रेक्टेंगुलर चीजें हैं, उसकी टेबल है रेक्टेंगुलर है, उसका बैग है रेक्टेंगुलर है, पुस्तकें कॉपियां रेक्टेंगुलर हैं, आपने जो आकृति आज बताई है, जिस फिगर का आपने आज एरिया कैलकुलेट करना बताया, क्षेत्रफल निकालना बताया है, आप उस प्रकार की चीजों को उससे कहीं अपने स्केल से नापे, उसको नोट करे और उसका कैलकुलेट करके बताए। खिड़की दरवाजे रेक्टेंगुलर हैं या स्क्वायर है, सर्कल है तो उसके घर में अगर चपाती बन रही है तो चपाती बनाने के लिए जो पटाया चकला होता है वह सर्कल है, उसकी थाली प्लेट ये सर्कल है, वृत्त है। आप ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग उसको करने को बता सकते हैं। अब यह लर्निंग बाय डूइंग वह सीख जाता है। हम अगर उसे करने का अवसर देंगे तो वो उसको कभी भी ये बात भूलेगी नहीं। ऐसा प्रयोग कराने का एक अवसर हमें आसानी से मिल गया है, जो शायद हम रेगुलर चलती हुई क्लासेस में नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं मैं, तो मैनेजमेंट का एक विशेष फॉर्मूला है कि आप कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे आप चुनौतियों में से ही अवसर खोज निकालते हैं। यही आपका प्रबंधन कौशल है। और इसलिए हमारा जो विद्यालय का मैनेजमेंट है, यह वास्तव में हमारे विद्यालय के बाहर कैसे चल सकता है, चुनौती है, विद्यालय नहीं चल सकता। इसमें से हम कैसे और अच्छा वातावरण अपने बच्चों को दे सकते हैं, इस पर अपने को विचार करने की एक आवश्यकता है। इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें ये रोज हम न्यूज में देख रहे हैं, ये भी सीखने का एक विषय हो सकता है। वो केवल टेक्स्ट बुक में होगा ऐसा नहीं। आप रोज न्यूज में देखते होंगे गंगा अथवा अन्य नदियां इतनी स्वच्छ हो गई हैं, इनके ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए कितने दिनों से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे थे और सफल नहीं हुए। आज अपने आप नदियां स्वच्छ हो गई, अपने आप पर्यावरण का संतुलन हो गया है। दिल्ली या अन्य महानगरों में जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता था, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण कम हो गया है। जलंधर से धौलागिरी की पहाड़ियां दिखाई देने लगी हैं। ये सारी घटनाएं कहां से हो रही? तो स्वाभाविक रूप से यह व्यावहारिक जानकारी जो उनकी पुस्तकों में शायद अगले 2-4 साल नहीं छपने वाली है, लेकिन आप उन्हें नित्य प्रति की जीवन के प्रति दृष्टि करने वाली जो ये देने वाली जो शिक्षा है, इसका आप उन्हें बता सकते हैं कैसा हो रहा है। एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे क्योंकि रोड्स पर ट्रैफिक नहीं है, कोई निकल नहीं रहा है, इसलिए एक्सीडेंट्स की संभावना ज्यादा नहीं है। जो नियमित दिखाई देने वाली हॉस्पिटल्स की भीड़ थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगभग सारे बंद हैं। ऐसी स्थिति में भी पेशेंट्स कम जा रहे हैं। कोरोना के केसेस को छोड़ दीजिए तो बाकी केसेस नहीं पहुंच रहे। इसका माने स्वस्थ कैसे हो गया व्यक्ति? इन सारी बातों पर यदि विचार करें और हम उन्हें सिखाएं तो हम बता सकते हैं कि प्रकृति का संतुलन कैसे साध कर रखा जाए। हमको प्रकृति ने शायद इस कोरोना के इस आपत्ति काल को के माध्यम से ही हमको सिखा दिया कि प्रकृति को यदि आपने ध्यान नहीं रखा, आपने उसको संतुलित नहीं रखा, जीवन में यदि हमने पर्यावरण और अपनी
प्रकृति को ठीक रखने का प्रयास नहीं किया तो वह हमारा जीवन कठिन बनाने में कोई अवसर नहीं चूकने वाली। इसलिए हमारे लिए भी यह विचार करने वाली बातें हैं जो अपने को इन सब चीजों के माध्यम से हम अपने कामों में जोड़ सकते हैं। मैंने जो ये 2-3 नए नाम लिए हैं, मुझे लगता है कि आप में से किन्हीं बंधुओं के बीच बीच में जो स्टेप आ रही है कि इस पर आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आवश्यकता होगी तो इस पर बाद में भी कभी आप व्यक्तिगत मुझे फोन करके व्हाट्सएप मैसेज भेजकर भी बात कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो नए विषय हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का विषय है, जो हमारे सामने आर्ट इंटीग्रेशन और कल्चर इंटीग्रेशन का विषय है, ये सारे विषय आज शिक्षा क्षेत्र के लिए नवीनतम विषय केवल नहीं है ऐसा, इसमें केवल टेक्नोलॉजी का उपयोग है केवल इतना नहीं है, वास्तव में इसके माध्यम से हमारी शिक्षा के लिए एक नए प्रकार की दिशा आगामी वर्षों में तैयार होने वाली है। तो हमारी तैयारी यह जीवन में कैसा अनुशासन रहे, बहुत बार बार आ रहा है, लॉकडाउन में लोग बाहर निकल रहे थे तो पुलिस उनको डंडे मारती थी, उनको वापस भेजती थी। क्यों पुलिस को कहना चाहिए? ये हमारे बालकों को आज से क्यों नहीं समझ में आना चाहिए? यदि शासन ने कोई नियम बनाया और हमारे भले के लिए बनाया है तो उसका पालन करने का, अनुशासन में रहने का स्वभाव यह जीवन में क्यों नहीं आना चाहिए? पुलिस को क्यों कहना चाहिए इसलिए कि तुम्हें कोरोना हो जाएगा इसलिए तुम घर में रहो? ये पुलिस का काम तो नहीं कहने का। इसलिए समाज जीवन में रहते हुए अच्छे नागरिक को विकसित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम जिन चीजों को समावेश कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इन सारी बातों को अपने लिए विचार करने की आवश्यकता होगी। जॉब सीकर बनने के बजाय, पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी खोजेंगे के बजाय, क्या हम इसके विपरीत उनको जॉब प्रोवाइडर की भूमिका में ला सकते हैं? क्या हम उनको ये बता सकते हैं कि आप आज जो लोग, जरा विचार कीजिए, गांवों से घर में चले गए हैं, उन लोगों की स्थितियां जैसी हैं वे घर में वापस जाकर क्या करेंगे? घर में कुछ पहले नहीं था या तो ऐसा ही स्थिति होगी तब वो बाहर निकले थे कमाने के लिए, और आज कितने कितने हजार, 100-100 किलोमीटर वे पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं को लेकर हम अपने व्यवसाय, स्वरोजगार, इन सब के बारे में, अपने कैरियर की दिशाओं को विचार कर सकते हैं। बड़ी आयु के भैया बहन, इन पर भी हमको अपनी बात कहनी चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। जीवन की सफलता जो आज बताई जाती है, अच्छा जॉब, अच्छा पे पैकेट, अच्छी रिहाइश, अच्छा बड़ा बंगला या फ्लैट, अच्छा बड़ी गाड़ी, इन सबको आज हम जीवन की सफलता मानते हैं। लेकिन जीवन की सफलता और जीवन की सार्थकता में अंतर है, यह विचार करना यदि हमने इस कोविड का लाभ लेकर अपने विद्यार्थियों को सिखा दिया तो मुझे लगता है कि हमारे लिए यह कोविड नाम की आपत्ति, यह हमारे लिए एक बड़ी भविष्य की पूंजी तैयार होने वाली है। मैं इसको यहां रोकते हुए दूसरी बात पर आता हूं। कर्ताओं की बात हो गई, हमारे कार्यता यानी हमारे शिक्षकों की बात। शिक्षकों के लिए भी अपनी गुणवत्ता बढ़ाने का, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर मिलने वाला है, मिल गया है। 2 महीने से घर में, अभी आगामी भी कम से कम 1-आध महीना विद्यालय व्यवस्थित नहीं चलने वाले हैं। ऑनलाइन टीचिंग जहां शुरू हुई वहां ठीक है, अन्यथा बाकी जगह तो सुविधा से बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हैं घर में। मेरा कहना है कि यह हमारे शिक्षकों के लिए भी गुणवत्ता विकास करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। नई चीजें कैसे करें, शिक्षा में इनोवेटिव आइडियाज वो उपयोग कर सकते हैं, चीजों को कैसे सिखाएं, इसके कुछ नए आइडियाज वे खुद जनरेट कर सकते हैं, अन्य जगह से पढ़कर सीख सकते हैं। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण कहता हूं। हमारे एक ग्रामीण क्षेत्र के किसी शिक्षक को बच्चों को एंगल, हिंदी में कहते हैं कोण, कैसे बनाएं, कैसे नापें, ये कितने एंगल का यह है, कितने डिग्री का एंगल है, ये नहीं सिखा पा रहे थे। उन्होंने एक सरल उपाय बनाया, सिखाते सिखाते 1 सप्ताह हो गया, नहीं बच्चे समझ पाए। उन्होंने जो क्लासरूम में दरवाजा था, दरवाजे में और ऐसे ही चाक से एक आकृति बना दी। उस आकृति में उन्होंने 10, 20, 30 जैसा लिखा रहता है ऐसा बनाकर, और उन्होंने आकृति उस पर रख दी। बच्चे ने पूछा, सर अंदर आऊं?
या सर टॉयलेट के लिए, पानी पीने के लिए बाहर जाऊं, तो उन्होंने कहा 45 डिग्री खोलकर जाना दरवाजे को, 60 डिग्री खोलकर अंदर आना। 2 दिन में सारे बच्चे एंगल मेजरमेंट सीख गए, बिना ब्लैक बोर्ड, बिना कॉपी, बिना किसी तरह का डिजाइन बनाए, उस ऑर्डिनरी एक आकृति खींच देने से उनको एंगल का उपयोग आ गया। इसमें कोई पैसा खर्च हुआ क्या? इसमें कहीं से फंड्स लाने पड़े क्या? इसमें क्या हमको कहीं से सैंक्शन लेनी पड़ी? ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक इनोवेटिव आइडिया था, हम अपने बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। वो कौन सी भाषा में समझते हैं, वो कौन से उदाहरण से समझते हैं, मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूं उससे समझ सकते हैं, ये शिक्षक से बेहतर कोई भी नहीं जानता। इसलिए हमारे पास करणीय काम बहुत सारे हैं। मैं यहां पर 2 भारत सरकार में जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा तैयार किए गए, वो एनसीईआरटी के कह सकते हैं, सीबीएसई के कह सकते हैं आप, मैं 2 ऐप का नाम उल्लेख कर रहा हूं। आपको स्मरण होगा लगभग 2 वर्ष पहले इस प्रकार की एक सुविधा दी गई थी। उस योजना का नाम था विद्यादान। इस योजना में क्या था, आप शिक्षित हैं परंतु शिक्षा क्षेत्र में काम नहीं करते, आप टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो आसानी से कोई विषय पढ़ा सकता हूं। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, फिजिक्स के कुछ 4-6 कंसेप्ट हैं जो मुझे खूब स्पष्ट है, मैं उस पर भी कोई अपनी इस प्रकार की तैयारी कर सकता हूं। बहुत आसान उपाय है। विद्यादान नाम का ये ऐप है, इस पर आपको पद्धति सिखाई भी जाती है। आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, पीपीटी बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, आप उस विषय को प्रस्तुत करते हुए अपना वीडियो बनाइए और इस विद्यादान ऐप पर अपलोड कर दीजिए। लेकिन आप लेना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है। ये बैंक का वह काउंटर है जहां आप जमा कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। कैश लेने के लिए काउंटर दूसरा है। आपने बनाकर अपनी जो भी वीडियो या पीपीटी पीडीएफ हो इस पर डाल दी, अपलोड कर दी। अब आपको चाहिए किसी विशेष विषय पर, आप केमिस्ट्री में कोई एक विषय, फिजिक्स का कोई एक विषय, मैथ्स का कोई एक विषय, उस पर आप वीडियो चाहते हैं। ये सारी वीडियोस या जो भी मटेरियल आप अपलोड करते हैं, वहां पर उस विषय के एक्सपर्ट्स बैठकर उसको चेक करते हैं, आवश्यकता होती है तो एडिटिंग करते हैं, और जिनको ठीक पाते हैं उनको एक दूसरे ऐप के माध्यम से आपको वापस करते हैं। उस ऐप का नाम है दीक्षा, DIKSHA। इस दीक्षा ऐप पर से आप आवश्यकता अनुसार किसी भी विषय की कोई भी और सामग्री ले सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को भेज सकते हैं। अनेक प्राइवेट संस्थाएं, खान एकेडमी वगैरह हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। परंतु इन सब की मर्यादा एक है, आपके विद्यार्थियों को वे नहीं जानते, आप जानते हैं। आपका विद्यार्थी कैसे समझ सकता है, सीख सकता है, यह आपके माध्यम से उनको ज्यादा अच्छा मिल सकता है। कर्ता, कार्यता, प्रेरक और अनुमोदक। मैं प्रेरकों को, चूंकि हम भी उसमें शामिल हैं, इसलिए उसको मैं जरा बीच में रोकते हुए पहले अनुमोदकों, अभिभावकों की ओर आता हूं। हमारे गार्जियंस, आप कितनी भी अच्छी बात, मैंने कहा था अभी, आप कितनी भी अच्छी बात, कितनी भी अच्छे तरीके से सिखा समझा रहे हों, यदि अभिभावकों की ओर से उसकी पुष्टि नहीं है तो वह नहीं सीख सकते बच्चे। क्योंकि आपके साथ विद्यार्थी 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे है, शेष 18, 19 घंटे, 20 घंटे हो सकता है वो परिवार के साथ में है। इसलिए परिवार के वातावरण का प्रभाव उस पर स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो कोविड की स्थिति है, जो लॉकडाउन है, यह हमारे अभिभावकों को भी बहुत सारी बातें, उनके भी प्रबोधन के लिए, उनको भी स्मरण कराने के लिए, उनका कर्तव्य बहुत अच्छा एक आधार बन सकता है। बहुत वर्षों बाद शायद पूरे परिवार को एक साथ रहने का अवसर मिला होगा। इतने लंबे समय तक एक आध दिन की छुट्टी में रहना या एक आध बार कहीं बाहर निकले तो 2-4 दिन, 5 दिन साथ में रहना, ये हुआ होगा। लेकिन लगातार 2 महीने तक पूरे समय परिवार एक साथ में रह रहा है, खा रहा है, बात कर रहा है, विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है, तो जितना जीवंत संपर्क परिवार का आपस में इस समय हुआ होगा, यह आगे नहीं बना रहना चाहिए क्या? परिवारों के बीच में जो एक आपसी विचार विमर्श का एक वातावरण रहना चाहिए, यह आज हमें मिल गया है।
यह हम क्या उनको याद नहीं दिला सकते कि भाई आगे के लिए भी लॉकडाउन हो ना हो, इसके लिए हम पर कोरोना आक्रमण करे उसका हम प्रतीक्षा करें? इसके बजाय क्या यह नहीं हो सकता कि हम अपने परिवारों में कोई ऐसा समय तय करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दिन में तो सबकी व्यस्तताएं हैं, माताजी भी कुछ काम करती हैं, पिताजी भी बाहर दुकान में या बैंक में या ऑफिस में जाते होंगे, क्या रात्रि में घर में एक समय का भोजन पूरा परिवार एक साथ बैठकर कुछ अच्छी बातें पर चर्चा करते हुए नहीं कर सकता है क्या? कितने परिवारों में आज ऐसा होता है? विशेषकर महानगरों में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो क्या इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं हम अपने यहां खड़ी कर सकते हैं? ये पारिवारिक जीवन का जो सुख हमने 2 महीने में अनुभव किया है, क्या इसको जारी रखना ये ठीक नहीं है? ठीक इसी प्रकार से एक बात जो हमारे अभिभावकों को बहुत ठीक से समझ में आई होगी, सामान्यतः परिवारों में ऐसा कहा जाता है, खूब चर्चा होती है, महंगाई बहुत बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं बढ़ गई है, मेरा निवेदन है कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो वो है जो आज जी रहे हैं। घर में दाल है, भात है, सब्जी है, घी तेल है, नमक मिर्च है, आपका काम तो चल रहा है ना। इतने 2 महीने में आपने कोई कपड़ा नया नहीं खरीदा, 2 महीने में आप पार्लर में नहीं गए, आप कहीं सैलून में नहीं गए, 2 महीने आपने गाड़ी नहीं चलाई, पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं हुआ, 2 महीने में आपने बहुत सारी चीजों पर खर्चे समाप्त कर दिए। वे सब आपकी लाइफ स्टाइल के खर्चे थे, वे कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं थी। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो वह न्यूनतम है जिस पर आज आपका काम चल रहा है। और यदि हमको यह अंतर ध्यान में आ गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग चीज और कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल अलग चीज है, तो क्या हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को अच्छा रखते हुए और कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल पर कोई नियंत्रण करने की बात समझ सकते हैं, सोच सकते हैं? यह मानकर चलिए, मैं जरा भयावह दृश्य 2 वाक्यों में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कोरोना खत्म हो जाएगा अगले 1-2 महीने में, कोई गारंटी नहीं। आज आपकी आवश्यकताओं के सामान नहीं आपको कोई रुकावट डाल रही, लेकिन सोचिए जैसे बड़े व्यापक क्षेत्र में और उत्पादन बंद हो गया है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, अनुमति जहां मिल भी गई है वहां पर भी उनमें काम करने वाला जो श्रमिक वर्ग था, लेबर थे, वो चले गए हैं। फैक्ट्रीज नहीं खुलेंगी तो आपके पास सामान, आप केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थोड़ी खाते हैं, केवल चावल खाते हैं, केवल गेहूं खाते हैं, आप अन्य चीजें भी खाते हैं, अन्य चीजें उपयोग करते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। और जब फैक्ट्रीज नहीं चलेगी तो आपके पास साबुन कहां से आएगा, शैम्पू कहां से आएगा, कॉस्मेटिक्स कहां से आएंगे, बिजली के उपकरण या बल्ब या ट्यूबलाइट्स कहां से आएंगी? सप्लाई चेन जिस दिन रुकी उस दिन आप क्या करेंगे? ये जरा अपने को विचार करने वाली आवश्यकता की बात है। उत्पादन बंद होगा, आपके पास नहीं होगा। यदि आपके बैंक में लाखों रुपए का बैलेंस है लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो आप कहां से उसका खर्चा करने वाले हैं? इन सारी बातों के लिए भी अपने को विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा परिवार कैश के आदान प्रदान पर थोड़ा नियंत्रण रखें। बहुत ज्यादा खर्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबकी आर्थिक स्थिति है, भगवान करे बहुत दे, लेकिन उसको मितव्ययता पूर्वक समझदारी से खर्च करने की बात सीखने समझने की आवश्यकता है कि नहीं है? आज सारी नकारात्मक, सुबह से शाम तक समाचार देखिए तो क्या आ रहा है? इतने लोग प्रभावित हो गए, अमुक देश में ऐसा हो गया, भारत देश में इतना हो गया, इस राज्य में इतना हो गया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग प्रभावित हो गए। इस नकारात्मकता के वातावरण में रहते हुए लगातार व्यक्ति किस तरीके से नकारात्मक होता जाएगा, स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? व्यस्तताएं कोई नहीं है, काम कोई नहीं है, कितनी देर व्यक्ति व्हाट्सएप और फेसबुक चलाएगा, टीवी देखेगा? अंततः इस निगेटिविटी का शिकार यदि हो गया व्यक्ति, तो उसका अपना जीवन भी निगेटिविटी में ही जाने वाला है। इसलिए इन चीजों को भी ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी और उनकी कॉमन चिंता का विषय विद्यार्थी है। हमारे लिए विद्यार्थी उनका पाल्य, उनका वार्ड, वो गार्जियन है। तो माता पिता को इस समय बहुत अच्छा एक अवसर है, बच्चों को जो उनकी जिद है, ये चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी अरेंज करो, आज उनको ये बताने का अवसर है कि मार्केट नहीं खुला है, पैसे नहीं है। हम अपनी आदतों पर नियंत्रण करने के लिए भी एक आदत अपनी विकसित कर सकते हैं। क्या इसके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं हो सकता? सरकार के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से सारा कुछ ठीक ही हो जाएगा। इसलिए इस लॉकडाउन खुलने के बाद भी जितनी प्रतीक्षा मार्केट खुलने की, मॉल्स खुलने की, बाजार खुलने की,
सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलने की हमें और आपको है, उतनी ही जल्दी कोरोना को भी है, वो भी इंतजार कर रहा है आपका। आप बाहर निकलिए तो आपको पकड़े। इसलिए उसकी तैयारी हमारी कितनी है और कैसी है। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे जोक सोक्स एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं ना, तो इसलिए उस जोक पर ही ध्यान कीजिए कि विवाह के बाद पति और पत्नी एक दूसरे को नियंत्रित करने, अपने अनुसार चलाने का प्रयास शुरू में 1-2 साल करते हैं। तुम मेरे हिसाब से चलो या मैं तुम्हारे हिसाब से चलूं। पति पत्नी को, पत्नी पति को 1-2 साल के अंदर उनको समझ में आ जाता है कि ना ये मेरे नियंत्रण में रहने वाली, ना मैं इनके नियंत्रण में रहने वाला हूं। और परिणाम स्वरूप हम एक दूसरे की आदतों को, एक दूसरे की अच्छी बुरी बातों को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। कोरोना को भी कुछ समय के लिए ऐसा ही मान लीजिए। परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उनमें हमको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए क्या करना है, यह विचार करने की आवश्यकता है। समय की मर्यादा है और इसलिए मैं अंतिम सोपान पर आ रहा हूं। कर्ता, कार्यता और अनुमोदकों की बात हो गई। हमारी जो ये टोली बैठी हुई है, जिन्हें हम प्रेरक कह रहे हैं, इनकी बात और अगले 5-7 मिनट में मैं अपनी पूरी करूंगा। एक बात, समाज को समझने का, समाज का अध्ययन करने का एक बड़ा अवसर हमें मिला है। क्या हम में से कुछ बंधु, क्या हमारे विद्यालयों में से कुछ लोग, समाज में जो लोग विभिन्न प्रकार की बातों पर जरा ध्यान देते हैं, उनके बारे में हम कोई योजना कर सकते हैं, कोई अध्ययन करने की, स्टडी करने की। जो लोग बाहर काम कर रहे थे और लौट कर आए हैं अपने घरों में, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी स्थिति, उनकी आगे की योजना क्या, इस पर वे घर में क्या करेंगे। अगर घर में उनके काम था तो वे बाहर क्यों गए थे, बाहर से लौटने के बाद अब उनकी क्या योजना है। क्या वो लॉकडाउन खत्म होने पर, स्थितियां वापस नॉर्मल होने पर वापस अपने अपने उन महानगरों में जाकर काम करने वाले हैं। क्या इनके बारे में भी हम कोई चीजें, जो माइग्रेंट लेबर की आज बड़ी समस्या है, क्या इन पर हम कोई उदाहरण के रूप पर कोई बात कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं क्या। क्या हम अपने इतने वर्षों से जिस काम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ पता कर सकते हैं। ये तो घर बैठे का काम है। हम एक, आप लोगों के ध्यान में होगा, विद्या भारती का पूर्व छात्र परिषद का एक पोर्टल है, कोलकाता से ऑपरेट होता है। इस पोर्टल पर हर सप्ताह 3-4 नई सक्सेस स्टोरीज आती हैं। हमारे पूर्व छात्र विभिन्न क्षेत्रों में क्या विशेष काम कर रहे हैं। इसी सप्ताह में अपने 3 पूर्व छात्रों, विद्या भारती के 3 पूर्व छात्रों के बारे में जानकारी आई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर काम कर रहे हैं, नदी संरक्षण पर काम कर रहे हैं। क्या हम इस प्रकार के कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी को वहां से लेकर अपने विद्यार्थियों तक, इतना ही काम है ना कि उसको देखना और उसमें से संबंधित अंश को अपने उस आयु वर्ग के विद्यार्थियों के पास फॉरवर्ड करना। आज जब हम अनेक प्रकार के जोक्स और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, तो क्या इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो क्या ये पूर्व छात्र परिषद के पोर्टल का उपयोग करते हुए क्या हम इस प्रकार की कोई बात सोच सकते हैं। एक तीसरा अत्यंत महत्व का विषय, 12 मई को प्रधानमंत्री जी को मैं फिर उद्धरण करता हूं उनका। उन्होंने 2 शब्द, आत्मनिर्भरता, मुझे लगता है अपने उनके भाषण में कोई 20-22-25 मिनट जितना भी बोले होंगे, उसमें कम से कम 30-40 बार उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता का विषय सामने रखा। यह आत्मनिर्भरता किसकी ओर आने वाली है, सरकार की ओर से। सरकार आत्मनिर्भर बना देगी इस देश को, सरकार आत्मनिर्भर नहीं बनाती। हम उसमें दोष ढूंढ सकते हैं। आप मोदी जी के समर्थक हो सकते हैं, भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, आप वैचारिक रूप से विरोधी हो सकते हैं। विरोधी होंगे तो दोष ढूंढ लेंगे इसी बात में, समर्थक होंगे तो अच्छी बात खोज लेंगे। लेकिन उनके करने से केवल हो जाएगा देश आत्मनिर्भर, यह नहीं होगा। इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी अगली पीढ़ी की तैयारी, हमारी तैयारी, हमारे अभिभावक बंधुओं की, माता पिताओं की तैयारी, यदि यह नहीं हुई तो यह हमारे लिए केवल कहने की बात रह जाएगी। और अपने यहां तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, हिंदुत्व के विचार के बारे में एक बड़ी जोरदार बात कही गई है। आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है तो हमें कोई ग्रांट नहीं करता। साल्वेशन इज नॉट ग्रांटेड। हमारे यहां कोई कयामत की रात नहीं होगी जिस दिन सबका हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उनको जन्नत या दोजख में भेजा जाएगा। क्षमा करें, मैं कोई धार्मिक आस्था पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना केवल इतना है कि हमारे यहां तो कहा गया कि मोक्ष भी प्राप्त करना, मुक्ति भी प्राप्त करनी तो अपने प्रयास के बिना नहीं होती। आत्मनिर्भरता के लिए
सामान्यतः स्वदेशी की चर्चा खूब चल पड़ी है इस समय सोशल मीडिया में और विभिन्न चैनल्स पर भी। केवल स्वदेशी माने भी देश का बनाया हुआ सामान खरीदना इतना मात्र नहीं, स्वदेशी अपने देश का, अपना जो कुछ भी है वह सारा स्वदेशी। तो क्या हम अपनी स्वभाषा पर गौरव करते हैं? हम अपने इस स्व के भोजन पर, जीवन पद्धति पर, व्रत पर्व त्योहारों पर, हमारे जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं उन पर क्या हम विचार करते हैं? हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं हमारे ऋषि मुनिषियों के समय से, क्या उन पर हम आज पालन कर पाते हैं? उनका नहीं कर पाते के पीछे आप दोष दे सकते हैं कि जो विदेशों से अब संस्कृति आ गई इसके कारण से हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे बनने लगा, मदर्स डे, फादर्स डे वगैरह बनने लगे। इसलिए नहीं बनने लगे, मार्केट ने इसके कार्ड, इसके ग्रीटिंग्स, इसके अमुक तमुक करने शुरू किया और उसके कारण से उन्होंने प्रचारित किया और हमारी युवा पीढ़ी उसकी तरफ बढ़ गई। क्या आवश्यकता थी? यदि हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा हुआ करती थी तो कोई एक नया टीचर डे विदेश से नहीं आया, हमारे देश में एक नया त्योहार हमने खड़ा कर लिया। क्षमा करेंगे, मैं टीचर्स डे को गलत नहीं बता रहा हूं, परंतु जरा सोचें, गुरु पूर्णिमा ज्यादा पुरानी थी कि टीचर्स डे ज्यादा पुराना है? माता पिता के पूजा का दिवस, ये कोई हमारे यहाँ क्या मातृ नवमी नाम का एक त्योहार नहीं होता है? तो हम उसके लिए क्यों नहीं विचार करते? हमारे यहाँ हर पर्व यदि इस प्रकार का है, श्राद्ध पर्व हमारे पूर्वज जिनको हमने देखा तक नहीं उनको स्मरण करने के लिए हमारे यहाँ मनाया जाता है, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। तो ये जो हमारी परंपराएं थी इनके प्रति हमारी आस्था भी यह जागृत करने की आवश्यकता है। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे व्रत पर्व त्योहार, हमारी जीवन दृष्टि, पर्यावरण को लेकर हमारा चिंतन, यह जो सारा स्व था इसको पुनर्परिभाषित करने, पुनः अपनी नई पीढ़ी को सिखाने और अपने आप को भी नए दृष्टि से सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर यह कोविड है, जिसमें हमारे पास एक समय मिल गया है। विनोबा जी के शब्द उपयोग करूं तो जीव, जगत और जगदीश को देखने की हमारी जो दृष्टि हमारे ऋषि मनीषियों ने दी थी उसको पुनर्स्मरण करके अपने जीवन में लाने का एक अच्छा अवसर हमको मिल गया है। स्वदेशी की बात यह अच्छी है, परंतु केवल सामान खरीदने की लिस्ट तक वो रह जाए इतना नहीं। वास्तव में क्या हमारे यहाँ लोकल के लिए हम वोकल हो पा रहे हैं? जिन चीजों में हमारे यहाँ नहीं है वो ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं क्या हम उनके लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने परिवारों में नहीं खड़ी कर सकते? ये विचार करने की बात है। इस समाज व्यवस्था में जो कुछ भी स्व के विपरीत प्रतिकूल है उस सबको बदलकर स्व की ओर लाना, यह हमारे लिए एक विचार करने वाली आवश्यकता की चीज है। आत्मविकास की दृष्टि से हमें स्वाध्याय करने का एक अच्छा अवसर मिल गया है। विद्यालय चल रहे थे, शिक्षा का काम चल रहा था, उतनी फुर्सत नहीं मिलती थी, अभी तो खूब अच्छी बात हो गई है। संस्कृत का एक शब्द है इष्टापत्ति। आपत्ति तो है परंतु यह भी इष्ट यानी प्रिय है। कोरोना यदि हम संकट के बजाय इसको इष्टापत्ति समझ लें, यह हमारे ऐसा है जो हमको अच्छा एक मौका देने वाली, हमारे जो जिसे कह सकते हैं रोल ऑफ एजुकेटर को एक प्रकार से रीडिफाइन करने वाली एक स्थिति हमारे सामने है। तो इसलिए हमारी यह तैयारी कैसे अच्छी हो सकती है, हमारे परिवार की व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो सकती हैं, हमारे खाने पीने की आदतें हम सुधार सकते हैं क्या? पहले व्यवस्थित जीवनचर्या थी तो अभी उसे ठीक कर सकते हैं क्या? हमारे परिवार के सदस्यों, हमारे विद्यार्थियों, हमारे अभिभावकों की इम्यूनिटी लेवल खूब चर्चा हो रही है आजकल, ये इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़े? तो इसके लिए क्या कोई नियमित व्यायाम करने का, शारीरिक कार्यक्रमों की हम उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं क्या? विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं उनके बारे में भी हम बता सकते हैं क्या? वायरल इन्फेक्शन केवल कोरोना नहीं है, अन्य भी आते जाते हैं। मैंने अभी कई सारे नाम लिए थे, सार्स और इबोला और डेंगू और चिकनगुनिया और स्पेनिश फ्लू और न जाने कितने नाम आजकल सुनने में आ रहे हैं। इनसे बचने के जो उपाय हैं, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाने के लिए जो उपाय हैं, क्या हम उसको भी ठीक उपयोग कर सकते हैं? इसके लिए एक अवसर है। पिछले वर्षों में इकोनॉमिक वेलबींग, हमारा आर्थिक विकास हुआ है, यह बताने की जो पद्धति थी, मेरा
अभी परिचय में पंकज जी ने बताया कि मेरा मूल विषय तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ही रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स की एक अवधारणा जिसकी खूब चर्चा हम लगभग महीने में 10 बार जरूर सुनते होंगे टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर्स पर, जीडीपी। इससे नापा जाता है किसी देश का आर्थिक विकास कैसा हुआ। जीडीपी यानी मुझे जो इकोनॉमिक्स के यहाँ लोग बैठे होंगे उस विषय के जानकार वे क्षमा करेंगे यदि मैं उनकी भावना के विपरीत कोई बात कह रहा हूं। जो डेफिनेशन हमें बताई गई थी और पुस्तकों में लिखी है वो ये है, द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an accounting year during a period of 1 year or so is called gross domestic product, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, या जिसे जीडीपी कहा जाता है। एक वित्त वर्ष के दौरान किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या देश की सीमा में उत्पन्न की गई, उत्पादन की गई सारी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कर दिया जाए तो उसे जीडीपी कहा जाता है। मैं केवल 2 प्रश्न आपके विचार के लिए सोच छोड़ता हूं। आपके देश में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, जीडीपी कम है। यदि पड़ोसी देश से आपका युद्ध हो जाए तो आप नई सेना भर्ती करते हैं, उनके मूवमेंट पर नया खर्चा करते हैं, नए गोला बारूद आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाते हैं, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है सर्विसेज और गुड्स का, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, देश का विकास हुआ मान लिया आपने। तो जीडीपी बढ़ने का सीधा अर्थ यह है कि आपके देश में आपको यदि विपरीत परिस्थितियां चले, युद्ध हो जाए, तो आपकी जीडीपी बढ़ना आप अपना विकास का आधार मानते हैं क्या? आपके यहां गृह युद्ध हो जाए, भगवान न करे, आपस में दंगे, हर शहर में दंगे होने लगे, आपको पुलिस बल लगाना पड़ेगा, उनके मूवमेंट पर डीजल पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी, टीयर गैस और बाकी सारी चीजें उपयोग करनी पड़ेंगी। परिणाम, जो चीज टूट फूट होगी दंगे में उसको पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। आप कहेंगे जीडीपी बढ़ गई, ये कोई अच्छी बात है क्या? इकोनॉमिक वेलबीइंग की जो हमारी पाश्चात्य देशों से आई हुई ये विचारधारा है, इसको भी अपने को ठीक करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमने बड़ी कमाई को अपने आर्थिक विकास का आधार मान लिया। यह केवल भूटान के हैप्पीनेस इंडेक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सामान्य व्यक्ति का जीवन यदि सुखपूर्ण है, उसको सब प्रकार से समाधान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यह अपने को ठीक करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह मानस परिवर्तन का एक हमारे लिए बड़ा कारण बनेगा। प्रारंभ अपने से करना पड़ेगा। मेरा मानस तैयार होगा तो मैं अन्य लोगों को भी बता सकूंगा, क्योंकि अन्य बातों पर यदि उपदेश केवल दिया तो वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। वो जो बच्चे को माता लेकर आई कि बाबा इसको बता दो गुड़ नहीं खाना चाहिए, बहुत गुड़ खाता है, तो वो वाली बात अपने को सबको ध्यान में है। हम कोई भी ऐसा कार्य जिसको हम अपने जीवन में स्वयं नहीं कर पाते, उसको हम दूसरों को बताते हैं तो वह प्रभावी नहीं होता। ऐसी सारी बातों का यदि हमने विचार किया तो हमारे लिए यह कोविड, जैसा मैंने कहा, ये इष्टापत्ति सिद्ध होगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में से भी, चुनौतियों में से भी हमको एक अच्छा वातावरण, हमको एक अच्छा समाज निर्माण करने का अवसर मिलेगा, ऐसा मुझको लगता है। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी और मुझको इस कार्यक्रम में अपना बात रखने का अवसर दिया। मैं आयोजकों को भी, पूर्वोत्तर क्षेत्र को धन्यवाद देता हूं, आप सभी को जिन्होंने धैर्यपूर्वक अपनी बात सुनी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ सभी को नमस्कार करके अपनी बात पूरी करता हूँ। थोड़ी सी लाइन में रहें। बहुत सारे प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का आपने स्पर्श किया, इसलिए उनका समाधान मिल गया होगा। एक प्रश्न का समाधान आपसे लेना चाहूंगा। एक ऐसा प्रश्न है कि हमारा देश ग्रामीण भारत के रूप में जाना जाता है, तो ग्रामों में ऑनलाइन और इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं के समान है। ऐसी परिस्थिति में वहां पर कैसी शिक्षा की व्यवस्था हो, उससे ही जुड़ी हुई एक प्रश्न है कि जब बच्चे पाठशाला में नहीं आते हैं तो घर परिवार की शिक्षा कैसी होगी। तो मेरा कहना है कि इन प्रश्नों का अगर आप थोड़ी सी समाधान कर दें तो हमारे श्रोता बंधु जो हैं
उनको एक दिशा प्राप्त हो जाएगी। मैं अपना विचार बता सकता हूं पंकज जी। कुछ क्षेत्र है अपने देश का ऐसा जहां पर रिमोट एरियाज हैं, नेटवर्क नहीं है, परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं, उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। ऐसी सारी परिस्थितियों के लिए भी हमारी कार्यकर्ताओं ने ही अनेक जगह प्रयोग किए हैं। वे एसएमएस का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ पंक्तियों में अपनी बात जितनी एसएमएस की सीमा है उसमें भेज रहे हैं। यदि पुराने मॉडल के भी फोन है उनके पास जिस पर ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं चल सकता है, तो उन्होंने उसका प्रयोग किया है। कहीं पर गांव में एक दो व्यक्तियों के पास फोन है, उनसे व्यक्तिगत चर्चा करके उनसे आग्रह किया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अपना हाँ जी। फोन आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए स्पेयर कर दीजिए। उन्होंने ये प्रकार की सुविधा दी। ऐसा कुछ स्थानों पर उड़ीसा में ध्यान में आया, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बताया, मध्य भारत के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है। इस प्रकार के कुछ प्रयोग उन्होंने करके देखे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में करके देखे। ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। लेकिन एक दूसरा प्रकार जहां पर ये कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं पूर्वोत्तर में ऐसा एक बड़ा क्षेत्र होगा, ग्रामीण क्षेत्र होगा, जहां पर नेटवर्क भी नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसा क्षेत्र बहुत कम बचा है, तो भी हमारे सामने चुनौती तो है। ऐसे क्षेत्रों के लिए हम कुछ समूह बनाकर भी विद्यार्थियों के हम ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन कर सकते हैं, साप्ताहिक कर सकते हैं, सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। ऐसे भी प्रयोग हमारे ही कार्यकर्ताओं ने देश भर में किए हैं। वहां पर जिस भी माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उतने प्रकार से हमने इसको प्रयास को प्रारंभ किया है। एक अन्य विंग, ये बड़ी समस्या केवल हमारे लिए ऐसा नहीं है, एक अन्य विंग है जहां पर इस बात को लेकर ही विभिन्न प्रयोग करके और उन्होंने एक कार्यक्रम तैयार किया है उन छात्रों, उन क्षेत्रों के लिए जहां पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है अथवा जहां एंड्रॉयड फोन नहीं है। हम उनके साथ भी संपर्क में हैं और शायद इस आगामी सप्ताह में ही किसी दिन प्रयास होगा कि शनिवार रविवार में ही किसी दिन हम उनके साथ भी एक सत्र अपने कुछ प्रमुख बंधुओं का आयोजित करें। उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रयोग करके उसके परिणाम के आधार पर कुछ ऐसी सामग्री तैयार की है। तो हम ऐसा भी कुछ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अभी पुस्तकों की सप्लाई और ये सारी चीजें तो बहुत कठिन होंगी। विद्यालय आगामी सत्र में बहुत सीमित समय चल पाएगा, वर्किंग डेज अपने को बहुत कम मिलने वाले हैं, इसलिए अपने को टाइम टेबल भी रीडिजाइन, रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। ऐसी कुछ बहुत सारी चीजों के लिए अपनी तैयारी रहे मानसिक रूप से, ऐसा मेरा निवेदन है। और इस विषय पर मैं और थोड़ा आपको जानकारी बाद में और दूंगा। यहाँ समय की, मैं घड़ी को बार बार देख रहा हूँ क्योंकि आपने जो समय की मर्यादा बताई थी उसको, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्यायित नहीं कर रहा हूँ। कुछ जानकारियां मैं बाद में और साझा करता हूँ आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन कम समयों में बहुत सारे बिंदुओं पर विचार रखे हैं। एजुकेशन नॉट ओनली एम्पावर्स बट इट ऑल्सो प्रमोट्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन। आपने 4 बिंदुओं को स्पर्श किया: कर्ता, कार्यकर्ता, प्रेरणा और अनुमोदक, विद्यार्थी, शिक्षक और जो समितियों और अन्य लोग हैं, ऐसे श्रोता, पाठक बड़ी, और जो पुष्टि करने वाले अभिभावक मंडली। इन सारे बिंदुओं को स्पर्श करते हुए आपने शिक्षा की नवीनकरण की व्यापकता पर विचार प्रकट किया है। आपने आग्रह किया कैसे सीखना, कैसे सीखें, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, और सीखने के लिए प्रेरक कैसे बने, प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो, ऐसी बिंदुओं को अपने स्पर्श किया। अवसर में बदलाव, संकट की परिस्थिति में जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, सुअवसर प्राप्त हुआ है, उस सुअवसर में अपने बदलाव की तैयारी आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत सरकार के ऊपर निर्भर रह करके नहीं, तो जन जन को उसकी तैयारी करने की आवश्यक है। ऐसा आपने शैक्षिक विचार हम सबके सामने रखे। हमारी शैक्षिक विचार में जो आपने प्रकट किया कि जीवन की दृष्टि देने वाली शिक्षा, प्रकृति का संतुलन बनाने वाली शिक्षा, और इस दृष्टि से हम जीवन जगत देखने की दृष्टि का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, हम इस अवसर का लाभ उठाएं। माननीय अवनीश भटनागर जी को विद्या भारती
पूर्वोत्तर क्षेत्र के समस्त परिवार के सदस्यों की ओर से, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जन जन की ओर से आपका पुनः अभिवादन करते हैं और आपको साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और पुनः हम मिलेंगे ऐसी आशा अपेक्षा रखते हुए आपको पुनः अभिनंदन करता हूं और सबकी सुखद कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।